हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक 6 to 10 और उसमें हम आप पहुंच चुके हैं क्लास 10 की हिस्ट्री की बुक में और जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व, और वो भी सेकंड वाली, जिसमें हमने 2 अध्याय पहले के 2 वीडियोज में पढ़ लिए हैं। और अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 चैप्टर 3, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि आधुनिक युग से पहले की क्या क्या सिनेरियो था। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 वर्षों में भी ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाने, लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। आज जब हम अपने जीवन के वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिससे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे से ज्यादा नजदीक आते गए हैं। प्राचीन काल में यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़ित यातनाओं पूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राएं पर जाते थे। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें, पैसे, मूल्यवान मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारी भी साथ लेकर चलते रहते। 30,000 ईसा पूर्व में समुद्री तट पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से जुड़ी हुई थी जिसे हम आज पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज्यादा समय में से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियां, जिन्हें पैसे या समुद्र के रूप में, मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंच रही है। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चित ही साफ देखा जा सकता है। ये एक तस्वीर है जिसमें है एक प्रति स्मृति शिला पर पानी के एक जहाज का चित्र। गोवा संग्रहालय, 10वीं शताब्दी। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं सदी के बाद की स्मृति शिलाओं पर जलपोतों की तस्वीरों से उस काल में समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। फिर है रेशम मार्ग या सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। तो आधुनिक काल में से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग का नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को जाने वाले चीनी रेशम सिल्क का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वालों ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, लेकिन बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे। लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते में चीनी पोएट्री जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े व मसालों के दूसरे भागों से पहुंचने थे। वापसी में सोना, चांदी जैसी कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। ये एक चित्र है जिसमें है चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया सिल्क मार्ग, 8वीं सदी, गुफा 217, मोगाओ ग्राटोज, गुंज, चीन। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल में ईसाई मिशनरी निश्चय इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी
बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही इस दिशा में फैल चुका था। फिर आगे है भोजन की यात्रा। स्पेगेटी और आलू हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहां नई फसलों के बीज बो आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों से ही साझा स्रोत रहे हो। आइए स्पेगेटी और नूडल्स का ही उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी से सिलसी पहुंचा, जो अब इटली का एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह न जान सके कि इनका जन्म कैसे हुआ। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। ये एक चित्र है जिसमें वेनिस एवं पूर्वी विश्व के आए व्यापारी चीजों की अदला बदली करते हुए मार्को पोलो बुक ऑफ मार्वल्स 15वीं सदी का चित्र है। ये आगे है कि आलू, सोना, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह सभी से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी कि अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी आमूल रूप से बदल गई। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड में गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक में के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। ये एक चित्र है जिसमें है आयरलैंड में आलू अकाल। ईस्टर्नलैंड लंदन न्यूज 1849। फसल काट लाने के बाद बचे कुछ आलू की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदते बच्चे। 1845 से 1849 के बीच पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग भुखमरी के कारण मारे गए थे और इससे दुगने लोग काम की तलाश में घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए थे। फिर है विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों के एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवालों के रास्ते से एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले में यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। अपनी खोज के से पहले लाखों साल में अमेरिका का दुनिया में कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी में उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूदा खानों से निकलने वाले कीमती धातुएं, खास तौर से चांदी,
ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते ही पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहां के लोग एल डोराडो को सोना का शहर मानने लगे। उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। एल डोराडो 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेना केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया के अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाले इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। इस बॉक्स में अतिरिक्त जानकारी है जिसमें है जैविक युद्ध। न्यू इंग्लैंड स्थित मैच मैनचेस्टर बे कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विनथॉर्प ने मई 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी थी। इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालकिना मालकिनाना दे दिया। यह है अल्फ्रेड कॉस्बी इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो ये बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी अपने इसकी चपेट में आने लगे। अपने पूरे इसने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास इससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। 18वीं शताब्दी तक काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाना था। एशियाई व्यापार में भी इन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन में दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप की विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। ये एक चित्र है जिसमें गुलामों की खरीद फरोख्त न्यू आर्सियंस इल्स्टेटेड लंदन न्यूज 1851 का। एक खरीदार नीलामी के लिए कतार में लगे गुलामों को गौर से देख रहा है। इस चित्र में 4 औरतें और लंबी टोपी पहने 7 पुरुषों के साथ 2 बच्चे भी बिकने के लिए खड़े हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहनाकर बाजार में लाया जाता था। 19वीं शताब्दी 1815 से लेके 1914 के बीच की कहानी देखें तो उसमें है 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारणों ने पूरे
कारकों ने पूरे के पूरे समाज की काया पलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में तीन तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। इनमें पहला प्रभाव व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी के मुख्य रूप से वस्तुएं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा श्रम का प्रवाह होता है, जिसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। ये तीन तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूदा संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्राय ज्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखें कि इस आशंका के पीछे क्या कारण थे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। नतीजा देश में भोजन की मांग बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, एक कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बंदिशों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांवों से उजड़कर वे या तो शहर में या दूसरे देशों में जाने लगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी में के मध्य में ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की जरूरतें बढ़ी। खाद्य पदार्थों का और भी ज्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। खेती के लिए जमीन को साफ कर देना ही काफी नहीं है। खेती हर इलाके को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी जरूरत थी। ज्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाना और पुराने गोदियों को फैलाना जरूरी था। नई जमीनों पर खेती करने के लिए आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आकर बसे, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियां बसाना भी जरूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों में से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे। ये है तस्वीर जिसमें है अमेरिका को रवाना होते अप्रवासियों के लदे जहाज का चित्र। MW रिडले 1869।
ये एक और चित्र है जिसमें है जहाज पर चढ़ने का इंतजार करते आयरिश अप्रवासियों का चित्र, माइकल फिट्जजेराल्ड, 1874। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले लोग वाले किसानों की खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे जो संभवतः हाल ही में वहां आए थे। ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जा रहा था। रेल का नेटवर्क इसी क्रम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाजों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाजों पर दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम कराया जाता था। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय संस्कार सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों से लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी यानी कि नहर बस्ती कहा जाता था। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानियां कपास की भी रही है। जितनी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके, रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं। विभिन्न चीजों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने अपनी महारत हासिल कर ली थी। 1820 से लेकर 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से लेकर 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसी कृषि पदार्थों का तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। फिर है तकनीकी भूमिका। इस घटनाक्रम में तकनीकी की क्या भूमिका रही? रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। इसके बिना 19वीं सदी के में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कार्यों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ी बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों तक कम लागत पर और ज्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। ये एक चित्र है जिसमें है द स्ट्रीमफील्ड क्लब पशु बाजार दिखाया गया है जो है 1851 का, और ये है स्टैंडर्ड लंदन न्यूज की तस्वीर। मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे जिसकी वहां खरीद फरोख्त की जाती थी। स्मिथफील्ड ने में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। 19वीं सदी के मध्य में स्मिथफील्ड के पास एक पुरानी मुर्गी एवं मांस बाजार खोला गया था जहां से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइन जाती थी। मांस उत्पादन के व्यापार में इसी क्रम का अच्छा अंदाजा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात किया जाता था। इस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप में ले जाकर ही काटा जाता था, लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज्यादा जगह घेरते थे। बहुत सारे तो वो लंबे सफर में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन की भी कम रहता था।
नई तकनीकी के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाले चीजों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, सब जगह ये जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हुआ, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप में गरीबों के ज्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। इससे उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड इस पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे। अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार और मक्खन व अंडे भी शामिल हो गए थे। विविध स्थिति सुधरी जीवन स्थिति सुधरी तो देश की शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। ये एक चित्र है जिसमें मांस को अलेक्सांद्रा जलपोत पर लादा जा रहा है। और यह इल स्टैंडर्ड लंदन न्यूज 1878 का मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाजों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई थी। तो ये चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। फिर अगला है पॉइंट 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। यह केवल फैलते व्यापार और संपत्ति का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजय के बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों में विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए जो यहाँ दाईं ओर दिया गया है। आप पाएंगे कि वहां के कुछ देशों की सीमाएं बिल्कुल सीधी लकीरें जैसी है, मानो उन्हें फट्टा या स्केल रखकर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्राय इसी तरीके का सहारा लिया था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उनको आपस में बांट लिया गया। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशिकों पर कब्जा करके 1890 के दशक में आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। ये है वो अफ्रीका का मानचित्र। 19वीं सदी के आखिर तक औपनिवेशिक अफ्रीका का ये मानचित्र था। आइए देखें कि औपनिवेशिकवाद में औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधन पर क्या असर पड़ा। ये एक बॉक्स में अतिरिक्त जानकारी है, वो पढ़े तो उसमें है मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टिन स्टैनली एक पत्रकार और खोजी थे। न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए भेजा था। उस जमाने में अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियारों से लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयां लड़ी, अफ्रीका भूदृश्य पर की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषणों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे। उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था।
ये चित्र है जिसमें चित्र दो में मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टिन स्टैनली और उनकी टोली स्टैंडर्ड लंदन न्यूज 1871 का ये चित्र है। रिडर पेस्ट या मवेशी प्लेग अफ्रीका में 1890 के दशक में रिडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी में लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारियों ने भी हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ इनके संबंध को नई शक्ल में ढाल दिया। यह चित्र है जिसमें है ट्रांसवाल स्वर्ण खानों का आवागमन, द ग्राफिक्स 1887 का चित्र है। विज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। विट्सवार्ड सर्जन में सोने की खोज के बाद तो बीमारियों और मौत की आशंका व रास्ते की कठिनाइयों के बावजूद यूरोप के लोग इस इलाके की ओर दौड़ पड़े थे। 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर के सोना उत्पादक में अफ्रीका का हिस्सा 20% से भी ऊपर जा चुका था। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं थी, जबकि वहां की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी व कामकाज जमीनी और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा। वहां पैसा या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ताओं वो सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास जमीन और पालतू पशु होते जिनकी वहां कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या जरूरत है। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप ये ताकतें और अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहां एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहां के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों को बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उस पर भारी भरकम कर ला दिया गए जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी जमीनों में से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कार्मिकों को बाड़े में बंद कर दिया गया, उन्हें खुले आम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। इससे पहले आए चित्र को देखें तो वो है कुछ इस प्रकार, जिसमें है दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों में खुदाई करते हुए मजदूर। ये है द ग्राफिक्स की तस्वीर 1875 की। तभी वहां रिडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। अफ्रीका में रिडर पेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतावली सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से
आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुंची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में महाद्वीप द्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। 1892 तक में यह अफ्रीका के अंटार्कटिक तक जा पहुंची। 5 साल बाद ये केप अफ्रीका का धूर दक्षिणी हिस्सा तक भी पहुंच गई। रीडर पेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीका के रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिक, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों के बीच खुले बचे कुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे कुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने की बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। 19वीं सदी 19वीं सदी के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणाम की ऐसी ही और कहानियां देखी जा सकती हैं। फिर हमारा अगला टॉप पॉइंट आता है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से अनुबंधित यानी कि गिरिमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाता था। जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधताओं को प्रतिबिंबित करता है। ये तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों में इजाद की दुनिया थी। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्तें होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। भारत में ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से आते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, जमीनों का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए जमीन को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर जमीन तो ले लेते थे लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। ये एक चित्र है जिसमें है त्रिनिदाद के एक कोको बागान में काम करने वाले भारतीय गिरमिटिया मजदूर। 19वीं सदी का प्रारंभ। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरेबियन द्वीप समूह, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना और सूरिनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तमिल अप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता था। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारी देते थे। कहा जाता है कि यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे अप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता तो एजेंट उसका अपहरण कर लेते थे। 19वीं सदी की इस
अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम भी दिया था। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे वहां वैसे हालात नहीं है। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थिति कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। इनके इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के लिए अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। बहुतों को अपनी पुरानी और नई संस्कृति का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म व्यक्ति के नए रूप खोज लिए। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेला का रूप दे दिया गया। इस मेले को होशे इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। इसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ताफारियानवाद नामक विद्रोही धर्म, जिसे जकेमा के रेंगे गायक बॉब मार्शले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया, ने भी भारतीय आप्रवासियों और कैरिबियन द्वीप समूह के बीच के इस संबंधों की झलक देखी जा सकती है। त्रिनिदाद और गुआना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम से यह स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल जाती थी, उनकी मूल पहचान और विशिष्टताएं गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने आता था। यह है चित्र जिसमें अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं और उन पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो शिनाख्त के लिए गिरमिटिया मजदूरों के ये चित्र हैं, जिसमें मालिकों के लिए इन मजदूरों के नाम नहीं बल्कि उनकी संख्या का ही महत्व होता था। ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उन्हें भी अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिताकर फिर अपने नए ठिकाने पर वापस चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वी.एस. नायपॉल का नाम सुना है? आपने में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी सिवरन रैम चंद्रपॉल और रामन रेस सरवन का नाम भी सुना होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि इनके नाम हम भारतीयों जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यही है कि वे भारत से ही अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। ये है एक चित्र जिसमें दिखाया गया है एक अनुबंधित श्रमिक गिरिमिटिया मजदूर के अनुबंध का ये एक फॉर्म है, जिसमें ये साइन और सील वगैरह देख सकते हैं। फिर 20वीं सदी के शुरुआती सालों में हमारे देश की राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे। उनकी राय में यह सब बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इस दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया, लेकिन इससे बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरेबियन द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहां के लोग उन्हें कूली मानते थे और उनके साथ कूलियों जैसा बर्ताव करते थे। नॉयपॉल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में विक्षोभ और परायपन के इस एहसास को खूब देखा जा सकता है। यहाँ दिया गया एक स्रोत है जिसमें पढ़े हैं तो एक गिरमिटिया मजदूर की आप बीती इसमें दिखाई गई है। राम नारायण तिवारी भारत से गए एक गिरमिटिया मजदूर हैं जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डेमेरारा में 10 साल काम किया था। उनमें स्मरण का एक अंश है ये कि वो कहते हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। कुछ ही दिनों के भीतर मेरे हाथ
सब जगह से छिल गए और मैं हफ्ते भर तक काम पर नहीं जा पाया जिससे इसके लिए मुझे सजा दी गई और 14 दिन जेल में काटने पड़े। नए आप्रवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भर में अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। अगर काम संतोषजनक ढंग से पूरा न हुआ तो तनख्वाह भी काट ली जाती। इसलिए बहुत सारे लोगों को अपना पूरा वेतन नहीं मिल पाता और उन्हें तरह तरह की सजाएं दी जाती। दरअसल मजदूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्किलों में बितानी पड़ती है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखें तो विदेश में भारतीय उद्यमी। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने में वास्तविक पूंजी की आवश्यकताएं थी। बड़े बागानों के लिए जो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे छोटे किसानों का क्या होता? यहीं से देश साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी सौफ और नट्टू कोट्टई चेट्टियारों के बारे में सुना है? ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। इनके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसे लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेश से भी आगे जा निकले। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पेरियल खोल दिए। इन दुकानों में सेनानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थी। इन पर फलता फूलता कारोबार था क्योंकि सुरक्षित ये एक फलता फूलता कारोबार था क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोत के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। इसके बाद है भारतीय व्यापार उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास व यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहां के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। फलस्वरूप 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के कारण के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो वह पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1815 में घटकर 15% रह गया और 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3% रह गया था। ये एक चित्र देखें तो यह है ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन का चित्र है। ईस्ट इंडिया कंपनी में दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र यही था। आगे है तो फिर भारत ने किन चीजों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आई। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से कच्चे माल का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। ये एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है सूरत और उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से दिखने वाला एक दृश्य। 17वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के शुरुआती सालों में सूरत पश्चिमी भारत में होने वाले समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा। तो ये 5 से 35% तक पहुंच गया था और कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशकों तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा है। जैसा कि आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाने
किया जाने लगा। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज्यादा था। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद की बाढ़ आ गई थी। भारत में ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों का के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत में ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से कम की कीमत से बहुत ज्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की व्यवस्था में रहता था। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दुनिया के दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई करता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश से होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार का मुनाफा कमा कर ही की जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई के में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने के लिए एक अहम भूमिका अदा की। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसमें तथाकथित होम चार्ज देशी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी जाने वाली निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे का पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। ये एक चित्र है जिसमें हम देख सकते हैं 17वीं सदी के अंत में भारत के शेष विश्व को जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग, ये तीर के निशान से इस तरीके से या इस तरीके से दिखाए गए व्यापारिक मार्ग है। फिर अपन अगले टॉपिक में बढ़ते हैं जो है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन इसमें असर लेकिन इसके असर दुनिया में महसूस किए गए, मतलब सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्याय में हम जिन चीजों पर विचार कर रहे हैं उसकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था के एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिसमें उभरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज्यादा समय लगा। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कहराने लगी। युद्धकालीन रूपांतरण। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध दो खेमों के बीच लड़ा गया था। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे और दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तब उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस तक चल खत्म हो जाएगा, पर यह युद्ध तो 4 साल से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे में जूझ रहे थे और शत्रुओं को निस्ते नाबूद करने के लिए अपने पास बेहिसाब आधुनिक और औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीजें आधुनिक विशाल उद्योग की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर के असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उन्हें विशाल जल तोपों के व रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चों पर ले जाया जाता था। इस युद्ध में मौत और विनाश की ऐसी विभीषिकाएं रची जिसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्तियों के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। मृतकों और घायलों में से ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे।
इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी घट गई। ये एक चित्र है जिसमें है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक हथियार फैक्ट्री में काम करते मजदूरों का चित्र है, और ये तरह तरह के हथियार बना रहे हैं। युद्ध की जरूरत को पूरा करने के लिए हथियारों के उत्पादन में तेजी से इजाफा हुआ। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर पूरे के पूरे समाजों को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। युद्ध के कारण दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे देश एक दूसरे के बदला लेना पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय करदाता देश बना दिया। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका के वह उसके नागरिकों की संपत्ति की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व या अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। इसमें अगला पॉइंट है युद्धोत्तर सुधार, यानी कि युद्ध के बाद में सुधार। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने की रास्ता काफी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे बड़ा लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए अब मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, तो अलग। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका पर जमकर कर्जे लिए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन पर भारी विदेशी कर्ज में दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाव का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगार में भारी इजाफा हुआ था। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ अच्छा शांत होने लगा, तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी, ताकि शांतिकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का एक अंग बन गई। बहुत सारी कृषि आधारित व्यवस्थाएं भी संकट में थी। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों की हालत पर विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुए, पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं की अति से हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज संकट में फंस गए। फिर अगला पॉइंट है बड़े पैमाने पर उत्पाद और उपभोग। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। यह हम पहले भी देख चुके हैं कि युद्ध के से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक में शुरुआती सालों में से ही अमेरिका अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पे बढ़ने लगी थी। 1920 के दशक की अमेरिका अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत यह है कि खासियत थी बृहत उत्पादन, मास प्रोडक्शन का चलन। बृहद उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिरी में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो ये अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादन में विख्यात प्रेरणा थे। उन्होंने शिकागो के
एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर ट्रेटायन के में अपने कार कारखाने में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित कर ली। शिकागो में बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों के एक कंटेनर बेल्ट पर रख दिया जाता था और दूसरे सिरे से एक खड़े मांस विक्रेता एक खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों का उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन का मजदूरों को एक ही काम जैसे कार के लिए कि किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने का वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और तो और इस व्यवस्था से में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन में हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज्यादा थी। टी मॉडल नामक कार वृद्ध उत्पादक पद्धति में बनी पहली कार थी। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफी मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1924 में वेतन दोगुना यानी कि $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखाने में ट्रेड यूनियन गतिविधि पर भी पाबंदी लगा दी। तनख्वाह बढ़ने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाते गए। इस, इसके बाद उसके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि लागत कम करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं किया। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में ही यूरोप में भी उसकी नकल की जाने लगी। वृहद उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीजों की लागत और कीमत में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उत्पादकता वस्तुएं खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रति वर्ष से भी ऊपर पहुंचा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर आदि भी खरीदने लगे। ये सब चीजें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोगों ने सारी चीजें कर्ज पर खरीदे थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों के रूप में चुकाते थे। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्ज पर ही की जा रही थी। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण के क्षेत्र में एक उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरत की चीजों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी और दूसरी ओर उपभोक्ता भी बढ़ता था। उपभोग भी बढ़ता था और बढ़ते उपभोग के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत थी, जिससे और नए रोजगार व आमदनी में वृद्धि होने लगी। 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी या निर्यात दोबारा दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबरने में मदद दी। अगले 6 साल में विश्व व्यापार व आय वृद्धि दर
में काफी सुधार आया, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वो संकट क्या था वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इससे पहले हम ये देखें, ये एक बॉक्स में दी गई अतिरिक्त जानकारी, उसमें दिया गया है ये पहले चित्र है महामंदी के दौरान एक अप्रवासी खेत मजदूर का बेघर और भूखा परिवार 1936 में। सौजन्य है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट्स एंड फोटोग्राफ्स डिवीजन। ये चित्र लेने वाली डारोथी लेग ने इस भूखी मां के साथ अपनी मुलाकात के क्षणों को याद करते हुए बहुत साल बाद कहा था, मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा और मानो किसी चुंबक से खींची मैं उसकी ओर बढ़ती चली गई। मैंने न तो उसका नाम पूछा, न उसके अतीत के बारे में सवाल किया। उसने मुझे अपनी उम्र बताई। उसने कहा कि उसकी उम्र 45 साल है। उसने कहा कि वे लोग यानी माँ और उसके 7 बच्चे आसपास के खेतों में जाड़े में जमी सभी पड़ी सब्जियों और उन परिंदों के सहारे जिंदा हैं जिन्हें उनके बच्चे मार लाते हैं, और वो वहां बैठी थी अपने बच्चों को चिपटा। शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उसकी कोई मदद कर सकती है, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी। फिर है ये अगला टॉपिक जो कि है महामंदी, जो कि ये भी कहानी इसी से संबंधित थी, जिसमें है आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयावह गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि कृषि क्षेत्रों में समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादन की तुलना में खेतीहर उत्पादनों की कीमतों में ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनी रही। इस मंदी के कई कारण थे। यह हम पहले भी देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमत के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा माल पैदा कर के वे अपने आय स्तर बनाए रख सकें। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई, जाहिर है कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। दूसरा कारण है 1920 के दशक में मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका के कर्जे लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया। अब हालत अच्छे थे तो अमेरिका को कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमों के होश उड़ गए। 1928 से पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 था। साल भर में भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथा ही रह गया। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया, लेकिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे माल की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी। इस चित्र को हम देखें इधर इस तरह, तो ये है बेरोजगारी लाभ के लिए कतार में खड़े लोग अमेरिका में। ये है
डारोथी लेक द्वारा लिया गया चित्र 1938 का। सौजन्य है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट्स एंड फोटोग्राफ डिवीजन। जब एक बेरोजगारी गणना जनगणना से पता चला कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो अमेरिकी ने बहुत सारे राज्यों में स्थानीय प्रशासन की ओर से बेरोजगारों को छोटे मोटे भत्ते दिए जाने लगे। ये लंबी कतारें महामंदी के सालों में गरीबी और गरीब बेरोजगारों का प्रतीक थी। आगे पढ़े तो है, औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया और कर्जों के दिए जा चुके जो कर्ज दिए जा चुके उनकी वसूली तेज कर दी। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। आमदनी में गिरावट आने के पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्ज चुकाने में नाकामयाब हो गए। इसके चलते उनके मकान, काम और सारी जरूरती चीजें कुर्क कर ली गई, कुर्क यानी जब्त कर ली गई। 20 के दशक में वे जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी, वह धूल के गुब्बारे की तरह रातों रात काफूर हो गई थी। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्जे वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े आंकड़े सख्ते में डाल देने वाले हैं। 1933 तक 4,000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। यद्यपि 1935 तक ज्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीतिक तथा लोगों के दिलों दिमाग पर उसकी जो छाप पड़ी वह जल्दी मिटने वाली नहीं थी। इसके बाद है टॉपिक भारत और महामंदी। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी में भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कंपकपाहट बाकी हिस्से तक भी पहुंच जाती थी और इससे दुनिया भर के लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज प्रभावित हो सकते थे। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापारियों को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 34 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आई। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूल में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। बंगाल के जूट पटसन उत्पादकों को ही देखिए, वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। यह टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतें 60% से भी ज्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरते ही उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते हालांकि कर्ज ले लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण बहुत खराब हो गई थी। वे दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल में एक कवि ने लिखा था, चलो भाइयों नकद की उम्मीद में और ज्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और कर्जे से पिसकर ना उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसा कर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपए मन भाव।
पूरे देश में काश्तकार पहले से ही ज्यादा कर्जे में डूब गए थे। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। जमीन ठेकेदारों के पास गिरवी पड़ी थी। घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। महामंदी इन्हीं सालों में 5 महीने में भारत कीमती धातुओं खासतौर से सोना का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था आर्थिक दशा सुधरने में निश्चित ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर पर गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी खुददाई नहीं रही। गिरती कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले लोग ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी, जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी जमीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यम वर्गीय वेतन भोगी कर्मचारी। राष्ट्रवादी खेमे में के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई। फिर हमारा अगला टॉपिक है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। यह है युद्धोत्तर काल। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 शतक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच था। एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरा खेमा मित्र राष्ट्रों यानी कि ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के बीच के नाम से जाना जाता था। 6 साल तक चला यह युद्ध जमीनी, हवा और पानी के असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। इस युद्ध में मौत में तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। करोड़ों लोग घायल हो गए। अब तक के युद्धों में मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हो गए। कई शहर और हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध में ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। यह है चित्र जिसमें है रूस पर हमला करती जर्मनी की टुकड़ियां और जुलाई 1941 रूस पर हिटलर का हमला युद्ध में एक निर्णायक महत्व की घटना थी। यह है दूसरा चित्र जिसमें है सोवियत रूस में युद्ध से तबाह हुआ स्टालिनग्राद। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण के काम 2 बड़े प्रभावों के साए में आगे बढ़े। पश्चिमी विश्व में अमेरिकी आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दुनिया में सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली राष्ट्र के रूप में सामने आया। नाजी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत से में ला खड़ा किया। फिर अगला है सब पॉइंट इसका जिसमें है युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान। 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों और अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक निकाले। पहला, वृहद उत्पादन तक आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यापक उपभोग
को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफी ज्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार की जरूरत था, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता था जब सरकार के पास वस्तुएं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियमित करने की ताकत उपलब्ध हो। संक्षेप में, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता, एक पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशन के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। यह है चित्र जो है ब्रिटेन वुड्स अमेरिका स्थित माउंट वॉशिंगटन होटल। यही वह स्थान है जहां ब्रिटेन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आमतौर बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्था या ब्रेटन वुड्स ट्विंस, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थाओं की निर्माण प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर निर्धारित होती है। इस व्यवस्था को राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। $1 के बदले कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। फिर है प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। ब्रिटेन वुड्स संस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के लिए अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर की कमोबेश स्थिति ही थी, इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम की रही। इन दशकों में तकनीक और उद्यम की विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक के चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। यह है बॉक्स नंबर 4 अतिरिक्त जानकारी के साथ, जिसमें है एक साथ बहुत सारे देशों के व्यवसाय करने वाली कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNC या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में की गई। 50 60 के दशक में जब अमेरिकी
व्यवसाय दुनिया भर में फैलते जा रहा थे तो पश्चिमी यूरोप एक जापान की विश्व युद्ध के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर थे। उस समय ऐसी बहुत सारी नई कंपनियां सामने आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की व्यापी प्रसार 50 और 60 के दशक की एक विशेषता था। इसके पीछे आंशिक रूप से इस बात का भी हाथ था कि ज्यादातर सरकारें बाहर से आने वाली चीजों पर भारी आयात शुल्क वसूल करती थी, जिसके कारण बड़ी कंपनियों को अपने संयंत्र उन्हीं देशों में लगाने पड़ते थे जहां वे अपने उत्पाद बेचना चाहती थी। उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ता था। इसी के साथ ही अगला टॉपिक है जो है औपनिवेशिकरण और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका में ज्यादातर औपनिवेशिक स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी तथा संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले आ रहे औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये संस्था भूतपूर्व उपनिवेशों को गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटाने के में दक्ष नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया था, इसके कारण ये देश आईएमएफ और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्था विकासशील देशों पर भी पहले से ज्यादा ध्यान देने लगी। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशकों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए इन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का भी वर्चस्व था। औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन फ्रांस ने औपनिवेशिक कर रहे थे या कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका, वहां के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और जमीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्रक्रिया प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगी थी। दूसरी ओर ज्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति में कोई लाभ नहीं हुआ है। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नियो के लिए आवाज उठाई, जो नियो के लिए आवाज उठाई और समूह 77 G77 के रूप में संगठित हुई। NIEO से उनका आशय यह ऐसी व्यवस्था से था जिनमें उन्हें अपनी संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके। इसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और उन्हें अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक में से ही विदेशियों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा
के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी और अस्थिर विनिमय दर की शुरुआत व्यवस्था शुरू की गई। 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भी भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थाओं से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आई थी और गरीबी बढ़ने लगी थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज्यादा दिखाई दी। औद्योगिक विश्व की बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था। 70 के दशक के मध्य बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहां काफी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के में से अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त करने के बाद हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे ज्यादातर टेलीविजन, मोबाइल फोन और खिलौने चीन से बने होते हैं या वहां के जैसे ही लगते हैं? यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था को खास तौर से वहां के कम वेतनों का नतीजा है। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक से भारत, चीन और ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आई भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल भी पूरी तरह बदल चुका है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे इसी के नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। टोटल चैप्टर है इस बुक में 5। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ये 4th चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।